तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं टैलेंट टेस्ट 2026 का केमिस्ट्री का सेक्शन जो हुआ था 5 अक्टूबर को। तो इसमें से जैसे कि हमें एक क्वेश्चन आ रखा था, द चार्ज ऑन एन एटम कंटेनिंग 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें यहाँ पे बता रखा है कि उस एटम पे 17 प्रोटॉन है, और अब क्योंकि हमें चार्ज की बात करनी है तो हमें सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन देखने होंगे। तो इसमें 17 प्रोटॉन दे रखे हैं और 18 इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, तो चार्ज क्या हो जाएगा इसका -1। तो ये तो हमने ऐसे ही कर लिया। अब अगला क्वेश्चन जो इसमें होगा वो है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमसे यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, मतलब जो गलत है, तो मतलब बाकी 3 सही होगी और एक गलत होगी, तो एक गलत कौन सा है हमें वही पता करना है। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन था, इसमें जो पहली स्टेटमेंट थी वो थी ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो मतलब एक ऐसा, जैसे हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, तो उसमें टॉप में आता है क्या, पोटेशियम, और लास्ट में क्या आता है, प्लैटिनम। यानी कि एक मोर रिएक्टिव मेटल जो होगा वो एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा। तो हाँ भाई ये बिल्कुल सही बात है। दूसरी जो है वो है द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स एंड देन रिफाइनिंग देम फॉर यूज इज नोन एज मेटलर्जी। भाई ये भी बिल्कुल सही है, मेटल एंड नॉन मेटल से आ रखा है। फिर तीसरा है एन एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड नॉन मेटल। यानी कि इसने बोला है कि जो एलॉय होते हैं हमारे, एलॉय सबसे पहली बात तो इसने बोला है कि होमोजीनियस होते हैं मिक्सचर। तो भाई ये तो इसने बात सही बोली है कि हाँ भाई एलॉय होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। दूसरा इसने बोला है कि एलॉय मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स हो सकते हैं, या फिर ए मेटल एंड नॉन मेटल हो सकते हैं। या तो भाई एलॉय बनाने के लिए आपके मेटल प्लस मेटल का इस्तेमाल हुआ होगा, ठीक है, या फिर ये कह रहा है एलॉय बनाने के लिए आपके नॉन मेटल प्लस मेटल का इस्तेमाल हुआ होगा। तो भाई बिल्कुल हमारे एलॉय, हम जैसे कि ब्रास के कॉपर, जो हमारे ब्रास वगैरह होते हैं एलॉयस, उसमें मेटल मेटल और नॉन मेटल और मेटल से भी एलॉय बना सकते हैं। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट सही हो गई। जो चौथी स्टेटमेंट होगी वही इनकरेक्ट होगी। तो चौथी स्टेटमेंट थी क्या, तो चौथी स्टेटमेंट थी कि नॉन मेटल फॉर्म ऑक्साइड्स विच आर ऑलवेज एसिडिक इन नेचर। इसने बोला कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होंगे वो हमेशा 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 क्या होंगे, एसिडिक इन नेचर, जो कि यहां पर हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऑक्साइड न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 4th वाला। अगला जो क्वेश्चन था वो था फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इक्वल कंसेंट्रेशन वर गिवन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन अवेलेबिलिटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हाइड्रोजन आयन अवेलेबिलिटी को बताना है। यहाँ पर हमें 4 चीजें दे रखी हैं। एक है हमारे पास नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड है एक हमारे पास। एक है हमारे पास टार्टरिक एसिड, एक हमारे पास टार्टरिक एसिड है। एक है हमारे पास यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर, एक हमारे पास है डिस्टिल्ड वाटर। और एक हमें दे रखा है यहाँ पे लाइम वाटर, लाइम वाटर। और हमें इन्हें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर हाइड्रोजन आयन अवेलेबिलिटी के हिसाब से। तो यार जिसका सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी मतलब आप कंसंट्रेशन ही मान सकते हो क्योंकि सबकी क्वांटिटी सेम दे रखी है 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन में। तो हाइड्रोजन आयन अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, जो सबसे ज्यादा क्या होगा, एसिडिक। तो वो सबसे लास्ट में आएगा इसका मतलब, यानी कि सबसे शुरू में कौन आएगा, जिसका सबसे कम होगी हाइड्रोजन आयन की अवेलेबिलिटी, जो कि होगा एक बेस, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमें पता है सबसे स्ट्रॉन्ग बेस इनमें से कौन सा है, वो है लाइम वाटर। तो पहले क्या आएगा, लाइम वाटर। फिर इसके इससे ज्यादा किसकी होगी हाइड्रोजन आयन अवेलेबिलिटी, वो होगी हमारी डिस्टिल्ड वाटर की, जो कि ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है। यहाँ पे आपको डिस्टिल्ड वाटर आ जाएगा। उससे ज्यादा किसकी होती है, हमें पता है टार्टरिक एसिड एक वीक एसिड है, तो उसकी इससे ज्यादा होगी, तो टार्टरिक एसिड आ जाएगा यहाँ पर। और सबसे ज्यादा सबसे पावरफुल एसिड इनमें से कौन सा है, नाइट्रिक एसिड, तो उसकी हाइड्रोजन आयन अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाइट्रिक एसिड। आपको इस तरह इन्हें अरेंज करना था। इसका मेरे वाले सेट में आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। अब दोस्तों जो अगला क्वेश्चन दिया था हमें, उसमें ये बोला गया था कि प्रोफेसर पीएच हैज लेफ्ट क्लूज फॉर देयर स्टूडेंट्स इनसाइड मिस्टीरियस सॉल्ट बॉटल्स। तो ईच सॉल्ट हैज अ हिडन पेरेंट एसिड एंड अ हिडन पेरेंट बेस। हमें पता है सॉल्ट कैसे बनते हैं, एसिड प्लस बेस जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो यहाँ पे हमें पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस बताना है कि किन एसिड और बेस को मिलाकर ये सॉल्ट बना होगा। तो पीएच आइडेंटिटी, एसिडिक, बेसिस और न्यूट्रल, हमें ये भी बताना है। तो सॉल्ट, तो 1 लेबल रीड्स, तो एक लेबल पे लिखा हुआ था सॉल्ट Na2CO3, Na2CO3, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हमें दे रखा था। अब
हमारे योर मिशन, हमें मिशन दे रखा है कि यूज योर केमिस्ट्री स्किल्स टू फिगर आउट व्हाट आर द पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस ऑफ दिस सॉल्ट एंड विल इट्स एक्वस सॉल्यूशन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो इसका एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल होगा, ये बताना है हमें। लेकिन पहले हमें ये बताना है कि इसका पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस कौन सा है। हमें पता है यार, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे जो शुरुआत में जैसे Na लिखा है तो इसके साथ हम OH लगा देते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, हमारा बेस इसमें NaOH, और इसके साथ कौन सा एसिड रिएक्ट करेगा, जो बचा है हमारा CO3, उसमें हम हाइड्रोजन लगा देंगे। तो हाइड्रोजन के साथ CO3 का रिएक्शन क्या होता है, H2CO3। ये दोनों चीजें बनेगी यहाँ पे। तो ये आपका एक एसिड हो जाएगा, ये आपका एक बेस हो जाएगा। अब हमें बताना है कि इस सॉल्ट, ये जो सॉल्ट होगा इसका नेचर क्या होगा, एसिड, बेसिस या न्यूट्रल। तो देखो NaOH जो होता है वो सबको पता है यार, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। और जब का H2CO3 होता है ये एक वीक एसिड होता है, ये एक वीक एसिड है। तो अब आपको पता ही है ज्यादा ताकतवर होगा, बेस है हमारे यहाँ इस वाले इस सॉल्ट के लिए, Na2CO3 के लिए ज्यादा ताकतवर कौन है, बेस। यानी कि ये थोड़ा सा बेस की तरफ टिल्टेड होगा, मतलब इसका जो नेचर होगा सॉल्ट सॉल्यूशन का वो होगा बेसिक। Na2CO3 मतलब बेसिक नेचर का होगा, और ये रहा उसका पेरेंट एसिड और ये रहा उसका पेरेंट बेस। अब दूसरा जो अगला क्वेश्चन है वो है, व्हेन अ सैंपल ऑफ कॉपर कंटेनिंग इम्प्योरिटी इज प्यूरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस द एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोड्स आर। तो हमें कुछ नहीं, कॉपर का प्यूरिफिकेशन बोला गया है। तो अगर बाय चांस आप लोगों को नहीं याद कि कहाँ पे कौन सी मेटल रॉड लगाते हैं, कहाँ पे प्योर लगाते हैं, तो हमें देखो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं जब हम मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए। तो एक तरफ हम पॉजिटिव का लगा देंगे, तो इधर हम पॉजिटिव जैसे मान लेते हैं, इधर नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। अब हमें इतना तो पता है कि एक तरफ हम एक मोटी स्ट्रिप लगाते हैं जो हमारा इम्प्योर सैंपल हमें मिला होता है। तो एक तरफ कहीं पे इम्प्योर लगेगा और एक तरफ क्या लगेगा हमारा, एक तरफ हमारा प्योर सैंपल लगेगा, उसी सेम जो हमारे को दे रखा है, यानी कि कॉपर। इसमें कॉपर है तो कॉपर का एक प्योर सैंपल एक तरफ लगेगा, एक तरफ लगेगा इम्प्योर सैंपल, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि इसमें क्या होता है कि हमारा जो कॉपर होता है वो पानी के साथ जब जाता है पानी में, तो वो पानी में घुलेगा और Cu+2 दे देगा, ठीक है। ये किसमें से होगा, जो हमारा जो यहाँ पे इम्प्योर सैंपल होगा, जो हमने धरती में से निकाला होगा, वो यहाँ पे जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे हमने इम्प्योर रखा, ठीक है। इम्प्योर हम रखेंगे, इम्प्योर रखेंगे तो उसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इसमें से जो कॉपर के आयंस होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, Cu+2। जितने अंदर घुसेंगे उतने ही पानी में से जो Cu+2 के आयंस हैं वो ऊपर चले जाएंगे, मतलब इस दूसरे वाले इलेक्ट्रोड के अंदर चले जाएंगे। कौन से, Cu+2। अब सिंपल सी बात है यार, Cu+2 क्या है, हमें देख के पता लग रहा है यार ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव दिख रहा है हमें इसका चार्ज क्या है, +2। तो ये किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव वाले की तरफ। तो यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होगा वो कौन सा होगा, नेगेटिव वाला। और यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पे हमने प्योर सैंपल रखा हुआ है क्योंकि इस तरफ इम्प्योर है। तो नेगेटिव वाला कौन सा होता है, नेगेटिव वाला सबको पता है यार, कैथोड होता है। इसका मतलब कैथोड में हमारा प्योर वाला सब्सटेंस आएगा, प्योर वाला सैंपल, ठीक है। और एनोड पे आपका इम्प्योर वाला सैंपल आएगा। अब दूसरा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि एजेंट आयन इज ऑन अ सीक्रेट मिशन टू अनकवर द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अ हाई वोल्टेज केमिकल conspiracy. He intercepts a redox reaction. Here, agent ion must know the identity which one of the following is the oxidizing agent in the above reaction. तो रिएक्शन दे रखी है हमें, ये कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस हमें दे रखा है H2। इसमें इनकी स्टेट्स भी लिखी हुई है, पर स्टेट में यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं। यहाँ पे कॉपर बन जाएगा और प्लस का बन जाएगा H2O। अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होता है जो क्या हो जाता है, रिड्यूस। जो रिड्यूस होता है, जो रिडक्शन से अंडरगो करता है, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इनमें से रिड्यूस कौन होगा, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, रिडक्शन कब होती है, रिडक्शन तब होती है जब या तो आपका हाइड्रोजन ऐड होगा या फिर कंपाउंड में से ऑक्सीजन हट जाएगा। अगर हम CuO की बात करें तो देखो यार, CuO का Cu बन गया, इसका मतलब क्या है, जो हमारा एक ऑक्सीजन था वो कॉपर ऑक्साइड में से हट गया और वो किसके पास चला गया, हाइड्रोजन के पास। तो इसका मतलब क्या है,
यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस हुआ है, ऑक्सीजन माइनस हुआ है कॉपर ऑक्साइड में से, इसका मतलब रिडक्शन किसका हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का, और जिसका रिडक्शन होता है वही आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि P इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड E इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर Ca+2। हमें दे रखा है Ca+2, ये हमारे पास कंपाउंड, ये हमारे को आयन दे रखा है Ca। तो हमें पता है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, यानी कि इसके पास प्रोटॉन्स कितने हो गए 20। सबसे पहली बात तो हमें ये पता लग गई। दूसरी बात, अब अगर प्रोटॉन 20 है तो इलेक्ट्रॉन भी वैसे 20 होने चाहिए थे, पर अगर ये न्यूट्रल होता तब वो चीज फॉलो करती, क्योंकि यहाँ पे +2 का चार्ज है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे 2 प्रोटॉन ज्यादा है, 2 प्रोटॉन ज्यादा है तभी तो +2 का चार्ज आ रहा है। लेकिन प्रोटॉन तो अब हम एक्स्ट्रा 2 कहीं से ला नहीं सकते, क्योंकि प्रोटॉन तो इधर उधर कुछ करते नहीं है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गए होंगे, यानी कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे होंगे, तभी यहाँ पे +2 का चार्ज आ पा रहा है प्रोटॉन की वजह से। और तीसरी बात क्या है कि हमें यहाँ पे मास नंबर दे रखा है कैल्शियम का, वैसे हमें उसकी जरूरत नहीं थी कि कैल्शियम का मास नंबर जो होता है वो दे रखा है यहाँ पे 40। हमें पता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर माइनस ये मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर इसका 40 -20 करेंगे तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, यहाँ पर न्यूट्रॉन भी आ जाएंगे हमारे पास 20। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे और वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 एलिमेंट्स दे रखा है P और Q इन द आउटर मोस्ट शेल दे रखा है, ठीक है। तो हमें एटॉमिक नंबर बताना है P और Q का, ठीक है। तो हमें एलिमेंट दे रखे हैं, इसका मतलब आयन नहीं है, तो मतलब हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारे इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे हो सकता है प्रोटॉन के नंबर से, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही आपका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे हमें दे रखा है ये पहला वाला, इसमें P है बीच में, यहाँ पे N है, और यहाँ हमें आउटर मोस्ट शेल की वो बता रखी है, यहाँ पे लिखा हुआ है N शेल, जिसमें कि एक गोला यहाँ पर है और एक गोला यहाँ पर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका मतलब N शेल में, ठीक है भाई। ये आपका कौन सा है एलिमेंट P। दूसरा एलिमेंट आपको दे रखा है Q में भी सेम बीच में P और N है, और ये जो इसकी शेल है ये यहाँ पे लिख रखी है M शेल, तो यहाँ पे लिख रखा है M शेल, और इसमें है आपके 1 2 3 7, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ये दे रखे हैं, ठीक है। अब हमें इनका एटॉमिक नंबर बताना है, तो वह सिंपल सी बात है, N से अब देखो कौन कौन से सेल होते हैं, पहले कौन सा होगा K L M और फिर N। तो देखो यहाँ पे N शेल तक पहुंच रखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि K L M ये भरे हुए होंगे और तब हम N तक पहुंचे होंगे। लेकिन इसमें भी एक चीज ध्यान रखनी है, K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 के 2 भर देंगे, ठीक है। L में तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 के 8 भर देंगे। M में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, M वाली जो शेल होती है उसमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि क्योंकि ये हमारा P है और इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसे ऑक्टेट पूरा करना है, यानी कि इन 2 इलेक्ट्रॉन को फेंक देगा। 6 इलेक्ट्रॉन लेने से बढ़िया ये 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी रह जाएगी, M, और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8, यानी कि M में कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, और तब N में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन्हें हम ऐड कर देते हैं, तो 2 और 2 4 और 8 और 1 16, 16 और 4 20, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 20 हो गया। दूसरे की बात करते हैं M शेल की। अब इसमें क्या था, पहले हमारा अगेन K भरा होगा, फिर L भरा होगा और फिर M पे आए होंगे। इसमें हमें कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। पहली बात तो L में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। दूसरी बात, ये M शेल आपका 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, 1 इलेक्ट्रॉन जब ये ले लेगा तब ये स्टेबल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही ये, तो ये देगा तो नहीं अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हमें L जैसे इसमें हुआ था उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके K में चले जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आपके L शेल में चले जाएंगे, और M शेल के अंदर आपके 7 इलेक्ट्रॉन थे वो आ जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। इनको हम ऐड कर देंगे, तो 7 और 8 और 2 10 और 7 17 17 इसका हो गया एटॉमिक नंबर, 17 इलेक्ट्रॉन।
यहाँ पे हम ऑप्शन मैच कर लेंगे 20,17। अब दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो ये था कि हमें एक सर्कल दे रखा था यूं करके, इसमें से 4 खाने बना रखे थे, इसमें से ये 3 तो एक जैसे शेड कर रखे हैं और ये एक अलग सा शेड कर रखा है। इन 3 वालों को बोला गया है यहाँ पर x और इस एक अकेले को बोला गया था y। ठीक है, हमें बोला गया है द अबव चार्ट रिप्रेजेंट्स रॉयल वाटर। ये जो अबव चार्ट है ये किसका है? रॉयल वाटर का। ठीक है, रॉयल वाटर का है ये चार्ट। अच्छा, और हमें बोला गया है विद एसिड x एंड y, व्हाट इज x और y? हमें x और y बताना। तो जिसको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ कि रॉयल वाटर जो होता है वो एक्चुअल में हमारा और कुछ नहीं बल्कि एक्वा रीजिया होता है, एक्वा रीजिया। और हमें एक और चीज पता है, एक्वा रीजिया कैसे बनता है? जब हम HCl, कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3, जब इन दोनों का रेशो जो लेते हैं एक्वा रीजिया बनाने के लिए वो होता है 3:1। ठीक है, तो यानी कि ये 3 यहाँ पे शेडिंग कर रखी है x की, ये x और कुछ नहीं बल्कि HCl होगा। तो x क्या हो गया आपका? HCl। और y में आपकी एक शेडिंग कर रखी है तो वो कौन सा होगा? HNO3। तो y क्या होगा यहाँ पे आपका? HNO3। तो यहाँ पे हम ऑप्शन मैच कर लेंगे HCl और HNO3 का।